जी तो भाई एमडी कैट 2024 यूएचएस एमडी कैट 2024 के ना कुछ स्टैट्स सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। और वो एक मतलब कि एक वेबसाइट या फिर एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके स्टैट अथेंटिक होते हैं। उन्होंने उनके स्टैट्स के मुताबिक जो हमारे पास यूएचएस में इस बार 190 प्लस मार्क्स आए हैं, वो बच्चे तकरीबन है 2500 या फिर 2600 के करीब। मतलब इतने ज़्यादा बच्चों ने जो है वो 190 प्लस मार्क्स गेन कर लिए हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही थी कि यूएचएस का एमडी कैट पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था। इवन कि इतना इजी कि एफएससी लेवल, मतलब यूएचएस तो वैसे मैं यही समझता हूँ एमडी कैट एफएससी के लेवल का ही होता है, मगर एमडी कैट में कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो उसे डिफरेंट बनाती हैं एफएससी से। मगर ये जो पेपर था, ये एक एफएससी का बच्चा जिसने एमडी कैट का कभी नाम नहीं सुना, वो भी इन एमसीक्यूज उसको सोल्व कर सकता था। तो देखते हैं इसमें क्या था जो हमने पेपर यूएचएस का 2024 का हुआ है, उसमें क्या इतना इजी क्वेश्चन थे जो इतना ज़्यादा बच्चों ने नंबर ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ़ मोल्स इन एन एलिमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो नंबर ऑफ मोल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स का हमें फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? मैस के। तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ द एलिमेंट। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, the type and relative amount of each isotope in an element can be found। तो हमने पता है कि relative amount of isotope और कितने आइसोटोप होंगे ये हम फाइंड कर सकते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से, जिसमें हमने देखा था कि नियोन के ये 3 आइसोटोप और उनकी अबंडेंस भी हमने फाइंड की थी एफएससी की बुक में। तो ये है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री सी वाली ऑप्शन में, ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन। तो एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट का डिपेंड करता है एलिमेंट के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पे। तो यहाँ पर इस तरह की ऑप्शन तो कुछ दे नहीं गई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दी गई है सी, नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर अबंडेंस। तो मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। अब जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स और इनकी अबंडेंस पे चीज़ डिपेंड करती है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कुछ बच्चों ने ये सी वाली ऑप्शन भी ठीक की है, ये भी हो सकती है, मगर जो ऑप्शन करेक्ट उन्होंने यूएचएस में की थी वो थी डी, मतलब इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। तो ये भी डी वाली भी मोस्ट प्रोबेबली अच्छी लग रही है, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन आइसोटोप्स ऑन देयर रिलेटिव अबंडेंस, ये रिलेटिव आइसोटोप रिलेटिव एटॉमिक मास बताते हैं, एटॉमिक मास नहीं बताते। तो डी वाली ऑप्शन। नो इंडिविजुअल न्यून एटम इन अ सैंपल ऑफ 1 मोल न्यून हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU बिकॉज इट इज़। तो न्यून का जो 20.18 AMU जो मास है वो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 20.18 AMU, इसका एटॉमिक मास नहीं है। तो वो यही पूछ रहा है कि क्यों नहीं है इसका एटॉमिक मास, क्योंकि ये तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है जिसको हम एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं। सॉरी, एवरेज एटॉमिक मास पीछे वाले क्वेश्चन में भी करेक्ट कर लिए। ये जो नंबर ऑफ सी वाली ऑप्शन है ये एवरेज एटॉमिक मास हमें बताती है, एटॉमिक मास नहीं बताती। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 73, पी सबशेल हैज़, पी ऑर्बिटल हैज़, पी ऑर्बिटल के कितने लोब होते हैं? 2 लोब। ये आपको पता है। पी ऑर्बिटल 3 हमने पढ़े हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और इसके 2 लोब होते हैं, एक ये और एक ये, 2 लोब, इसलिए इसका ए ऑप्शन ठीक होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट फॉर कार्बन। कार्बन के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बखूबी लिखनी आती है, यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है 1s2 2s2 2p6। तो ये आपके पास ऑप्शन है 1s2 2s2 2p। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो 2p2 आएगा यहाँ पे, 2p2। तो 2p2 हमारे पास किस ऑप्शन में मौजूद है वो देखते हैं। सेवेंटी 74 का आंसर आपके पास होगा सी वाला 2p2। ये 75, इंटरमीडिएट मोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मोलिकुल्स ऑफ आइडल गैसेस। आइडल गैस की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं?
तो आइडियल गैस में तो हम यही मान के चलते हैं कि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एब्सेंट होती है, कोई उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होती। द करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन इज, करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमारे पास करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन है, जो कि आपको मिल रही होगी यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मगर इसमें टी जो है वो थोड़ा बड़ा टी लेना चाहिए था, थोड़ा बड़ा नहीं, मतलब कैपिटल टी जो था वही। 77 द रियल गैसेज शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट, तो जो रियल गैसेज होती हैं मतलब जो वो आइडियल बिहेवियर से कब जो है वो डेविएट होती हैं, तो वो तब भी होती है जब उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए, मतलब हाई प्रेशर हो और उनमें लो टेम्परेचर हो, तो सी वाली ऑप्शन 77 का सी। आगे चलते हैं 78 पे। इन ऑर्डर टू बॉयल वाटर एट 110 डिग्री द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी, तो अगर 100 पे बॉयल करना है वाटर को तो एक्सटर्नल प्रेशर 760 टोर होना चाहिए, ठीक है। अगर 112 करना है तो 760 एंड 1200 के दरमियान होना चाहिए, बाकी तो इसके करीब ही नहीं आ रही ऑप्शन, तो बी वाली ऑप्शन 78 का। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक ही शर्त आपको याद होनी चाहिए, एक कि हाइड्रोजन जो जिसके साथ अटैच हो वो वाला एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो अमोनिया में भी ये कंडीशन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, इथाइल अल्कोहल में भी। हाइड्रोकार्बन में ये नई कंडीशन फॉलो होती है, ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच, तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर जो है वो आपस में बराबर हो जाते हैं, तो 80 का जो होगा हमारे पास वो होगा सी वाली ऑप्शन में, वेपर प्रेशर इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए कितने कितने आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन्होंने, डेफिनेशंस तकरीबन पूछी हुई हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे हैं। 81 व्हेन द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ब्रोकन दे डू सो लॉन्ग सम डेफिनिट प्लेन्स, तो इसको हम कहेंगे ये क्लीवेज प्लेन की डेफिनेशन आयोनिक सॉलिड में, सॉलिड्स वाले चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ अमोर्फस सॉलिड, कौन सी जो है वो अमोर्फस सॉलिड की एग्जांपल नहीं है, तो रबर भी एग्जांपल है, ग्लास भी, प्लास्टिक भी, ग्लूकोज एग्जांपल नहीं है, सी वाली ऑप्शन। इन ग्रेफाइट द कार्बन एटम आर अरेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट में कार्बन कौन से स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, तो हेक्सागोनल में। आपने वो एलोट्रॉप्स पढ़े होंगे ना कि ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल, डायमंड में क्यूबिक। द प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम नलीफाई द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एज फार एज पॉसिबल इज, तो सिस्टम को हम क्या कहेंगे, मतलब ये किसकी स्टेटमेंट है, ये ली चैटलियर की प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हाइबर प्रोसेस, तो हाइबर प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रह करके अमोनिया बनाते हैं, तो इसके लिए हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हम अमोनिया को बाहर निकालते जाएँ तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ये जो इक्विलिब्रियम है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अमोनिया ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। और दूसरी ये कंडीशन कि अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन ज़्यादा तेज़ हो, मतलब फॉरवर्ड की तरफ ज़्यादा जाएगा और प्रेशर जो है वो हाई करना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारे पास कहाँ पे मिलती है, 87 क्वेश्चन इसमें हमें मिलती है। 87 क्वेश्चन में हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर and with continue withdrawal of ammonia, A option. 86 which consider a reaction in which the equilibrium and all the addition of which chemical will turn the cloudy solution into clear solution, ये एक अच्छा सवाल था बहुत ही, जो कि बच्चों को सोचने पर मजबूर कर सकता था। आपकी बुक में ये रिएक्शन है जिसमें ये BiOCl3 का जो सोल्यूशन होता है उसे कहते हैं क्लाउडी सोल्यूशन, और जो BiCl3 का इसे हम कहते हैं क्लियर सोल्यूशन। वो कह रहे हैं कि क्या करें कि ये क्लाउडी सोल्यूशन क्लियर सोल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो इसके मुताबिक किसको ऐड करें इन चारों ऑप्शन में से कि क्लाउडी सोल्यूशन क्लियर की तरफ मूव करना शुरू हो जाए, मतलब रिएक्शन जो है वो रिवर्स की तरफ जाए। तो या तो हम HCl को ऐड करें ली चैटलियर के मुताबिक, या BiOCl3 को, BiOCl, तो हम HCl को ही ऐड कर सकते हैं, BiOCl तो बन रहा है इसमें, तो HCl को ऐड करने से डी ऑप्शन।
आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का फार्मूला पूछ लिया जी। रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन का सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन। तो ये आपको फार्मूला मिलेगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ए ऑप्शन में डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज ए ऑप्शन। कंसिडर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए और बी आपस में रह करके सी और डी दे रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रेट इक्वेशन। तो आपको पता है रेट इक्वेशन के लिए हमने रिएक्टेंट्स को लेना होता है और रिएक्टेंट्स की जो पीछे वाली कोफिशिएंट है वो उसकी पावर बन जाएंगी। तो ये आपको बी वाली ऑप्शन में नज़र आ रही है। आगे है जी इन अ रिएक्शन इफ़ रेट डज नॉट चेंज विद द कंसंट्रेशन दैन इट इज़। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रेट है वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज ना हो उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये होगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आर्हेनियस क्वेश्चन। लो आर्हेनियस क्वेश्चन पूछ ली। आर्हेनियस क्वेश्चन में के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। तो ये आपके पास ए ऑप्शन में नज़र आ रही होगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन द मोर हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है यहाँ पे देखें एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट लोअर साइड पे होते हैं और प्रोडक्ट हायर साइड पे होते हैं, मतलब हाई एनर्जी प्रोडक्ट की होती है और रिएक्टेंट की कम होती है। तो ये आपके पास देखें प्रोडक्ट इज़ मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो हीट कंटेंट मतलब ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से, सी ऑप्शन। 92 all of the following are used to calculate the lattice energy in Born-Haber cycle except। तो Born-Haber cycle में आपने बहुत ज़्यादा रिएक्शन पढ़े होंगे जिसमें आप एटोमाइजेशन करते थे, आयनाइजेशन करते थे और इसके बस जो नहीं करते वो डी आयनाइजेशन नहीं था करते, डी आयनाइज नहीं करना, सी ऑप्शन। 91 का भी सी, 92 का सॉरी सी 92 का भी सी गया। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज नाउन एज। तो ये अगर आप रिएक्शन करें एक अल्कोहल और एक मतलब एक अल्कली जिसको हम बेस कहते हैं और एक एसिड का, तो आपसे इसके आपको 1 मोल वाटर बनता है और इस रिएक्शन का जो चेंज एंथैल्पी चेंज है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डी ऑप्शन। आगे है जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। K का होता है +1, एम मैंगनीज का X 4 × -2 इज इक्वल टू 0 +1 + X -8। तो ये आपके पास -7 + X इज इक्वल टू +7। तो आपके पास मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +7, डी ऑप्शन। विच स्टेप इज इररेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्सिएशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इस जो बाकी सारे स्टेप लिखे हैं वो ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के, मगर स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का स्टेप नहीं है, ये आयन बैलेंस वाला, जो आयन बैलेंस वाला था ना दूसरा मेथड, उसका है स्टेप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कौन सा करेक्ट फीचर नहीं है, रिडक्शन के तौर पे होती है, ऑक्सीडेशन के तौर पे होती है, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी ठीक है। अल्टरनेटिव करंट यूज़ होता है, डीसी करंट यूज़ होता है, डायरेक्ट करंट, सी वाली ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सब जो है उनमें कोई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं है एक्सेप्ट ये NH3 और BF3 में। NH3 का ये लोन पेयर BF3 को डोनेट हो जाता है, उनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ये वाली ऑप्शन सी वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ फीचर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये भी इसका फीचर है। पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, ये भी इसका फीचर है। ओनली लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन डिटरमिन द ज्योमेट्री, ये गलत है, लोन पेयर नहीं बोन पेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो डी वाली ऑप्शन सही होगी। सी वाली तो इसका पास्टुलेट है ही नहीं, वो तो निकाल दें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, उसका एटॉमिक रेडियस स्मॉलेस्ट होगा। आपको पता है जो ये लिथियम सोडियम मैग्नीशियम और फॉस्फोरस और सल्फ़र ये सारे एक ही पीरियड से हैं, जिसको हम थर्ड पीरियड से कहते हैं। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये वाला जो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, कम, मतलब सबसे कम जो है वो सल्फ़र का होगा।
तो उसने ये पूछा स्मॉलेस्ट किसका होगा, तो सल्फ़र का। द डिफरेंस ऑफ लिथियम फ्रॉम अदर अल्कली मेटल इज़ मेनली बिकॉज ऑफ, तो क्यों लिथियम का डिफरेंस है, क्योंकि लिथियम स्मॉल साइज़ में होती है और इसकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है, तो स्मॉल रेडियस एंड हाई चार्ज डेंसिटी, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक इन नेचर, कौन सी जो है वो बेसिक इन नेचर नहीं है। जो मेटल्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं, मेटल के ऑक्साइड और एसिड के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर नहीं होते, मतलब मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, जो नॉन मेटल या फिर जो मेटालॉइड्स हैं उनके वो बेसिक इन नेचर नहीं होते। तो मेटल, पोटाशियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम भी मेटल है, एलुमिनियम जो है वो मेटल नहीं है, तो ए वाली ऑप्शन ये बेसिक में नहीं है। द सोलिबिलिटी ऑफ सल्फाइड ऑफ अल्कलाइन मेटल्स जनरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एलॉय, एलॉय कौन सा है, स्टील एलॉय है, ब्रेस एलॉय है, ब्रोंज एलॉय है, ग्रेफाइट, ये तो कार्बन के बना होता है, ये एलॉय कहाँ से होगा। ये तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई हुई है, क्रोमियम की 24 जिसमें 4s1 आ रहा हो, 4s1 आपके पास सी ऑप्शन में ही मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलरलेस, आयंस और इसके कंपाउंड हमेशा कलरलेस नहीं होते, ये तो कलर बनाते हैं। ये कलरलेस तभी होता है जब इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर शोइंग विच टाइप ऑफ आइसोमर, तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन यहाँ पे देखें, इनमें जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की वो डिफरेंट है, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। इसमें फंक्शन ग्रुप सेम हो मगर पोजीशन डिफरेंट हो, उसे हम पोजिशनल आइसोमर कहते हैं। 106 का बी। 107 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप आइसोमर इज डिस्प्लेड बाय कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ कार्बन बॉन्ड। कार्बन के दोनों तरफ जो है वो पोजीशन होनी चाहिए उनकी डिफरेंट एटम्स की। ये देखो कार्बन के बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंट है और अल्काइल ग्रुप की पोजीशन भी डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। Which of the following is an example of substituent group which releases electron to the benzene ring, तो ये आपके पास एग्जांपल है NH2 ग्रुप की। तो 109 का आपके पास हो जाएगा C। 110 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिप्रेजेंट द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करेक्टली, तो इसमें देखिए अगर C में आपके पास 2 नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो गए, ये नहीं आएगा। एक नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हुआ, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, डी वाली में ये भी नहीं होगा, वाटर बनेगा। ए और सी में मुझे दोनों ही ठीक लग रही हैं या फिर मेरा प्रिंट नहीं ठीक है। इनमें से एक यहाँ पे मुझे HNO2 और HNO3 लग रहा है, हमें HNO2 को सिलेक्ट करना है, तो ए ऑप्शन 110 का 110 की बी ऑप्शन ले लें क्योंकि ऊपर वाले मुझे HNO3 लग रहा है। In Friedrich alkylation, acyl group is introduced into the benzene in the presence of catalyst AlCl3 option. Identify the correct ascending order of reactivity of alkyl halide, तो ये आपके पास बी ऑप्शन में है। फ्लोरीन सबसे कम और आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ascending का मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो बाद में लिखें, ऊपर की तरफ जाना है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। Identify the correct statement related to the substitution and elimination of alkyl halide, तो ये आपके पास बी वाली स्टेटमेंट ठीक है कि रोल जो है वो लिविंग ग्रुप का सेम होता है। अल्काइल हाइड्स इन्वॉल्विंग CX बॉन्ड ब्रेकेज एंड C न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली विल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो ये आपके पास SN2 मैकेनिज्म होता है, बी ऑप्शन 114, जिसमें आपको बॉन्ड जो बनता है और न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप का जो मतलब कार्बन का और एक्स का बॉन्ड जो है वो तोड़ता है और साथ ही कार्बन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाता है, इसको हम कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। ये किसका जनरल फार्मूला है, ये है कीटोन्स का जनरल फार्मूला, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें कीटोन का ये एक फार्मूला है, इसमें कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन 8, तो CnH2n हो गया और आपके पास कार्बन इसमें 3 है, सॉरी कार्बन 3, तो CnH2n हो गया और O, तो ये हमारे पास कीटोन का फार्मूला हो गया। आगे यदि द ब्लू कलर ऑफ फैलिंग सोल्यूशन इज चेंज टू रेड व्हेन
वार्म्ड विद एन एल्डिहाइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, cuprous oxide. Reaction of HCN with formaldehyde is the nucleophilic addition reaction. Which of the following alcohol can give iodoform reaction? कौन सी अल्कोहल iodoform reaction देती है? तो आपके पास है एथानॉल नहीं एथानॉल. कॉमन एंड नेम ऑफ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है. 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ये दूसरे पे हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फिनोल? तो फिनोल के मुताबिक उसने ये पूछा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है फिनोल की, फिर वाटर की और फिर अल्कोहल की. तो इसी को उसने स्टेटमेंट में लिखा कि फिनोल इज़ लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड. ये ठीक है. फिनोल इज़ लेस एसिडिक दैन वाटर से जो ज़्यादा एसिडिक है. फिनोल इज़ लेस एसिडिक दैन अल्कोहल, ये भी गलत है, अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है. When carboxylic acid are heated with alcohol in the presence of sulfuric acid, one of the following is formed. तो एस्टर बनता है. Which one of the following is not an amino acid? Folic acid. तो ये था 2024 का केमिस्ट्री पोर्शन. देख लें कितनी देर में हमने सोल्व किया. हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सर जी आपको तो पहले ही आता होगा, तो मगर आप देख लें मैंने 20 मिनट में सोल्व किया, आप 30 मिनट में कर लेंगे. जब 50 सवाल आप 54 MCQ 30 मिनट में कर रहे हैं, तो मतलब आधा मिनट भी नहीं लग रहा है एक MCQ को सोल्व करने में. तो देख लें कितना आसान क्वेश्चन होगा पेपर हुआ. और जब इतना आसान पेपर है तो फिर बच्चों के नंबर तो आएंगे.